सो रिसेंटली एक 34 ईयर ओल्ड मेल थे और उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था कानपुर के अंदर। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो क्वेश्चन ये आता है कि वास्तव में क्या हेयर ट्रांसप्लांट जानलेवा होता है? जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जहांगीर और आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के रिस्क फैक्टर के बारे में। और काफ़ी बार मेरे पास में जो पर्सन्स आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए, उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर क्या हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कितना अच्छा आने वाला है, क्या मेरी डेंसिटी उतनी अच्छी आएगी कि नहीं आएगी जितनी मेरे फ्रेंड की आई थी। और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा वो मिसिंग रहता है कि डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट कितना जो है वो रिस्क वाला होता है, क्योंकि काफ़ी लोग में से मतलब कुछ लोग ही पूछते हैं इस क्वेश्चन को। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका जो नॉलेज होता है वो हमेशा रिजल्ट की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड होता है। लेकिन एक बात ज़रूर होती है, जिन लोगों के पेरेंट्स साथ में आते हैं जो कि हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं ना, वो पेरेंट्स ही ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि रिजल्ट इट्स ओके, कम आए ज़्यादा है, डजंट मैटर ऑफ दैट, ये बताइए कि इसमें वास्तव में रिस्क कितना ज़्यादा है। उनकी मॉम मुझे ज़रूर पूछती है। ओके, तो ये मान के चलिए कि ये जो टॉपिक है ओके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं, अपने छोटे भाई के लिए प्लान कर रहे हैं, या फिर अपने किसी फ्रेंड के लिए प्लान कर रहे हैं, या फिर आप खुद प्लान कर रहे हैं, ओके, तो ज़रूरी है कि इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें। एंड ये इंसिडेंस जो हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो डेफिनेटली सबको एक चिंताजनक था और मेरे पास में जो क्वेश्चंस काफ़ी आने शुरू हुए थे। एक इंसिडेंस पहले और भी हुआ था, एक पुलिसमैन थे जो कि बिहार के आसपास के थे और उनका भी जो डेथ हुआ था, तो वहाँ पर भी मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें हम उन सब रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो वास्तव में होने के चांसेस रहते हैं ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट और पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट। ओके, तो मुझे नहीं पता कि वीडियो कितना लंबा होने वाला है, लेकिन डेफिनेटली इसको आप प्लीज़ ज़रूर देखिए। और जो पर्सन हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहा है उनको ज़रूर शेयर कीजिए। एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है और हम चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुँचे। तो इस वीडियो को हम इस तरह से डिवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि वास्तव में हेयर ट्रांसप्लांट कितना रिस्की होता है, क्या वास्तव में जान ले सकता है, क्वेश्चन ये आता है। और दूसरा पार्ट हम इसमें देखेंगे कि वास्तव में कि कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं जो डॉक्टर अपनी तरफ से करने की कोशिश करता है इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। ओके, तो एक डॉक्टर होता है, एक हॉस्पिटल होता है, उनके पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इन जनरल, ताकि अगर ऐसी कोई कंडीशन बने तो उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। थर्ड, आपका क्या रोल होना चाहिए कि आप कैसे अपने डॉक्टर को सिलेक्ट करें, कैसे क्लिनिक को सिलेक्ट करें और आप अपने आप को कैसे सेफ करें, ये हमारा थर्ड पार्ट रहेगा। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हम एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, तो एज ए काइंड ऑफ ए सोशल पर्सन आपका और मेरा क्या वास्तव में रोल होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। ओके, तो इन चारों बातों की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात कर लेंगे कि वास्तव में हेयर ट्रांसप्लांट कितना रिस्की होता है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट इन जनरल क्या होता है कि एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होती है। अगर हम बात करें FUE सर्जरी की, जिसमें ज़्यादा कोई डेप्थ का पार्ट नहीं होता है। सर्जरी की जो रिस्क का फैक्टर होता है ना, हम 2-3 तरह से तय करते हैं इन जनरल। सबसे पहले पार्ट होता है कि एनेस्थेसिया, कि जो हम एनेस्थेसिया लगाते हैं ट्रांसप्लांट के अंदर या किसी भी सर्जरी के अंदर इन जनरल, तो वास्तव में कितना अमाउंट का होने वाला है और वो किस टाइप का होने वाला है। कुछ ऐसी सर्जरीज होती है जहाँ पे एनेस्थेसिया जो है तो फुल बॉडी में होता है। ओके, उसको बोलते हैं जनरलाइज एनेस्थेसिया बोलते हैं उसको, ठीक है। एक होता है जिसको बोलते हैं लोकल एनेस्थेसिया, जहाँ पे एक पर्टिकुलर जोन पे लगाने वाला होता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट जनरली लोकल एनेस्थेसिया में दिया जाता है। और इसके अंदर जो एनेस्थेसिया का जो पार्ट होता है बहुत मिनिमल होता है इन जनरल। ओके, अब एनेस्थेसिया में 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है कि आप जो है वो कितना अमाउंट दे रहे हैं, वो टाइप दे रहे हैं, ये दोनों वाला पार्ट हो गया। अब एनेस्थेसिया 2 तरह से प्रॉब्लम कर सकता है। एक होता है कि किसी भी दवाई से हमारी बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, मीन्स उस दवाई का कॉन्टेक्ट में आना ज़रूरी होता है। जैसे किसी ने एनेस्थेसिया दिया तो हो सकता है कि अगर वो पर्सन ज़्यादा सेंसिटिव हो उस एनेस्थेसिया से, तो वो जो है वो आपका रिएक्शन हो सकता है, उससे एक मान के चलिए कि सीवियर रिएक्शन हो सकती है और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो वो बॉडी में किस के लिए दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल, अगर कोई भी डॉक्टर है जैसे कि डेंटिस्ट है, अगर वो दांत के ऑपरेशन के लिए दे रहा है तो भी रिस्क होने का चांसेस रहता है। और अगर हेयर ट्रांसप्लांट का जो सर्जन है, अगर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपका एनेस्थेसिया दे रहा है तो भी होने का चांसेस रहता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि छोटा सा प्रिक, जिसको बोलते हैं प्रिक टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट कर लेते हैं, जो काफ़ी हद तक हमें ये बता देता है कि भाई ठीक है आप बिल्कुल सेफ हो। या फिर हम इस बात पर देख लेते हैं कि आपने कभी पहले प्रीवियस सर्जरी कराई है ओके जिसमें उस तरह का एनेस्थेसिया यूज हुआ है, तो मान के चलिए कि आप ऑलमोस्ट सेफ हैं। सेकंड ये भी आता है कि हम एनेस्थेसिया कितना देते हैं। ओके, तो एक अमाउंट ऑफ एनेस्थेसिया पे डिपेंड करता है। तो हर एक सर्जरी के लिए एक फिक्स होता अमाउंट कि आप इतना एनेस्थेसिया दे सकते हैं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा देना वास्तव में रिस्की वाला पार्ट होता है। तो जनरली जो डॉक्टर होते हैं अपने आप को उस लिमिट तक सेफ रखने की कोशिश करते हैं। सेकंड जो रिस्क फैक्टर बनता है वो था इन्वेजिवनेस।
किसी भी सर्जरी के लिए वास्तव में वो इन्वेजिव कितनी है, मतलब वो डेप्थ कितनी है उसकी। अगर मैं स्किन में काम कर रहा हूँ या फिर मैं आइज़ में काम करता हूँ या फिर कहीं ऐसा कोई ऑर्गन जिससे आसपास तो नहीं है या उसको उसकी वजह से आपके बॉडी को रिस्क तो नहीं है, ठीक है, तो ये इन्वेजिवनेस आता है। तो जनरली FUE हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर इज़ वेरी मिनिमल इन्वेजिव। तो जनरली हम स्काल्प पे करते हैं तो स्किन के अपर लेयर या डीप लेयर तक हम आपके स्किन के अंदर काम करते हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर रिस्क फैक्टर इस तरह से नहीं होता है। अगर हम बात करें FUT की, जिसमें क्या होता है कि हम यहाँ से स्ट्रेट मेथड से हम बाल निकालते हैं यहाँ से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा इन्वेजिव होता है और वहाँ पे थोड़ा रिस्क फैक्टर थोड़ा बढ़ता है, बट अगेन लाइक डॉक्टर इसका बड़ा ध्यान रखते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि हमारा कोमॉर्बिड कंडीशन तो नहीं है। अगर एग्जांपल किसी को कोई दूसरी मेडिकल इश्यूज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर ऐसे कोई मेडिकल इश्यूज़ है, ठीक है, जो कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट के साथ में है कहीं ना कहीं, ओके, तो वहाँ पर आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, राइट। अब ये 3 मेनली रिस्क फैक्टर होते हैं, तो डॉक्टर हम क्या करते हैं, ये सेकंड पॉइंट आपका आ गया। तो जनरली क्या होता है कि डॉक्टर आपका एक अच्छे से एग्जामिन करने की कोशिश करता है सबसे पहले कि आप वास्तव में इसके लिए फिट है या नहीं सर्जरी के लिए, तो उसके लिए एग्जामिन होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड पार्ट होता है कि डॉक्टर आपके लिए इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, कुछ जांचें करते हैं, और वो जांचें स्पेसिफिक हो सकती है। एक होता है कि भाई ठीक है, एक नॉर्मल जांचें होती है, ठीक है, एक होता है स्पेसिफिक जांचें होती है। नॉर्मल जांचें के अंदर कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और इन जनरल आपके हर एक इन जनरल ऑर्गन को देखने के लिए होता है कि आपका ऑर्गन बिल्कुल ठीक है या नहीं है। स्पेसिफिक जांचें होती है जो एग्जाम्पल आपके कोई कोमॉर्बिड कंडीशन वगैरह हो, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक जांचें हो सकती है। और जांचें बिल्कुल ठीक हो, everything is okay, then he will plan for the hair transplant for you, okay। so in general मैंने देखा है काफ़ी लोग मेरे पे क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर आई वांट टू डू हेयर ट्रांसप्लांट एंड ऑल, तो ये मान के चलिए तो सबसे पहले मैं उस दिशा में देखता हूँ कि मैं इनका हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ओके। तो डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पर, ठीक है, मिलिए और सबसे पहले ये अश्योर कीजिए कि यस आई एम फिट फॉर द सर्जरी और नॉट, ओके। थर्ड पार्ट आता है कि आपका क्या रोल होना चाहिए, आप डॉक्टर को कैसे चुनें। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है, इन जनरल मैं मानता हूँ, ये देखिए हेयर ट्रांसप्लांट नाम का कोई सर्जन नहीं होता है। There is no any kind of degree which is giving kind of hair transplant surgeon, okay। जनरली ये माना जाता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट और जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं ना, वो एक हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, वो एक एलिजिबल होते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट जैसे में हम 3 साल तक स्पेशली इस हेयर की पढ़ाई करते हैं, उसके ऊपर फिर इसका सर्जिकल पार्ट हम जो जानते हैं पढ़ते हैं, ओके, और इसके अंदर हमेशा अपडेटेड रहते हैं। उसी तरह से जो प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं वो हमेशा इस सर्जिकल पार्ट के अंदर ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस होता है, तो डेफिनेटली दे ऑल्सो कैन डू द हेयर ट्रांसप्लांट। अब क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर हम कैसे पता चले कि ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है या नहीं है। तो सबसे पहले आपका पार्ट होना चाहिए डिग्री देखना कि उस डॉक्टर की डिग्री है या नहीं है। आजकल सोशल मीडिया के अंदर इन जनरल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन करके काफ़ी लोग आ गए हैं और हम इसकी डिग्री नहीं देखते हैं, ओके। तो ये मान के चलिए कुछ हमारी गलती है इसके अंदर, कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट की गलती है इसमें कि उस चीज़ को हम पूरी तरह से जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एज ए काइंड ऑफ ए पर्सन दैट अगर मैं किसी का जैसे एग्जांपल कोई हेयर ट्रांसप्लांट अगर किसी का जैसे एग्जांपल मुझे आंखों का ऑपरेशन कराना है, तो ऑब्वियसली मैं ये चीज़ नहीं दिखाऊंगा कि कौन सा डॉक्टर कैसा कर रहा है, मैं ये दिखाऊंगा सबसे पहले कि उनकी डिग्री है या नहीं है। सबसे पहले सेफ्टी यहीं से आ जाती है कि आप अपने आप को कहाँ पर और किसको सौंप रहे हैं, ओके। ये मान के चलिए कि अगर आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर को सौंप रहे हैं अपने आप को, तो सेफ्टी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ओके। तो बाकी जो भी डॉक्टर होते हैं, दूसरे फील्ड के डॉक्टर होते हैं, वो भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, बट मेरा मानना है इन जनरल कि उन हेयर ट्रांसप्लांट आपको जो है आपका यहाँ पे ज्ञान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हीं को सिलेक्ट कीजिए जो वास्तव में इसके लिए एलिजिबल होते हैं, राइट। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट होता है कि मैंने देखा है कि जो सोशल मीडिया में जनरली मैंने देखा है कि FUE सर्जरी तो बहुत 2 दिन में आप ऑफिस जा सकते हैं, 3 दिन में ऑफिस जा सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना आपको। सबसे पहले पार्ट होता है कि आप अपने आप को एक रेस्ट देना ज़रूरी होता है। आप मिलिए डॉक्टर से, ओके, आप 10 दिन 15 दिन पहले मिलिए डॉक्टर से। मिलने के बाद में ये डिसाइड कीजिए कि हाँ आई एम वेरी फिट, एवरीथिंग इज़ ओके, सब रिपोर्ट्स ठीक है। उसके बाद अपने डेट का प्लान कीजिए कि हाँ दिस इज़ काइंड ऑफ डेट फॉर मी, एंड उसके बाद एटलीस्ट 7 डेज़ का रेस्ट कीजिए। आप अच्छा से रेस्ट कीजिए। अगर आप रेस्ट करोगे तो आपके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ही मिनिमल है और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है, ओके। और कभी भी इन बातों में बताइए कि भाई ठीक है 2 दिन बाद मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा, 3 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्मॉल सर्जरी, मिनिमल सर्जरी होती है, ठीक है। और आप जितना अच्छा केयर करोगे उतना ही अच्छी बात आपके लिए, ओके। और इस चीज़ को मैं स्पेशली बोलता हूँ, काफ़ी लोग जो 2 दिन के लिए यहाँ सर्जरी के लिए आते हैं, तो मुझे सच बताऊँ तो मुझे उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि 2 दिन में इनको और रोक लूँ यहाँ पे। अगर आप किसी दूसरे सिटी में करते हैं सर्जरी, जाते हैं कराने के लिए, काफ़ी बार होता है कि डॉक्टर की मुझे वो डॉक्टर पसंद आया है, ओके, तो मैं वहाँ जाके सर्जरी करना चाहता हूँ, तो एटलीस्ट मान के चलिए कि 4 डेज़ का आप एक बार गैप लीजिए। 4 डेज़ में क्या होता है कि इनिशियल जो पार्ट होता है आपका सर्जरी का, जैसे कि स्वेलिंग होना या फिर और कुछ कॉम्प्लिकेशंस होना, इन्फेक्शन वाला पार्ट है, वो ऑलमोस्ट 80-90% तक आपका रिजोल्व हो जाता है, ओके। मतलब ये डॉक्टर थोड़ा अपने आप को एश्योर कर लेता है या फिर आपको एश्योर कर देता है इस चीज़ के लिए कि भाई ठीक है ये वाला जो अर्ली स्टेज का कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं होने वाले आपके, है ना। या फिर
बाकी होंगे तो हो सकता है कि वो मैनेज कर ले। ओके, तो कोशिश ये होना चाहिए कि आपका डॉक्टर हमेशा कांटेक्ट में रहिए आप, ठीक है। जितना ज़्यादा डॉक्टर कांटेक्ट में रहोगे आप, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आपके लिए सेफ्टी रहेगा। ओके, कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि आप लोग मेडिसिन वगैरह की, डॉक्टर में स्वेलिंग का मेडिसिन तो ज़्यादा आया नहीं था तो फिर नहीं लिया मेडिसिन। और मुझे लगता है कि एंटीबायोटिक ज़्यादा लेना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आई डोंट टेक एंटीबायोटिक्स। कुछ लोग ये जो रूल बना लेते हैं ना इस तरह से, ये बॉक्स में रहते हैं हमेशा कि नहीं मैं तो एंटीबायोटिक्स नहीं लेता। आप मत लीजिए डॉक्टर, है ना, आप मत लीजिए एंटीबायोटिक्स। लेकिन जब डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको ये लेना चाहिए तो प्लीज़ टेक इट, ओके, बिकॉज वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है। यहाँ पे जो एंटीबायोटिक होती है वो एक तरह का प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह काम करता है कि आपके इन्फेक्शन को हम अच्छे से प्रिवेंट कर ले, इसके लिए आपकी जो एंटीबायोटिक होती है। ओके, तो कभी 2 दिन लेते हैं, कुछ लोग 3 दिन लेते हैं, दे आर वेरी हैप्पी कि डॉक्टर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन होने का चांसेस रहता है, वो सिर्फ 2% 5% लोगों में होने का चांसेस रहता है, तो हम वो रिस्क भी मिनिमल कर दें हमारे लिए। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अब लास्ट में आते हैं हमारा क्या रोल है इन जनरल एज ए सोसाइटी। देखिए, अगर हेयर ट्रांसप्लांट कोई नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर कर रहा है इन जनरल, तो ये मान के चलिए कि सोसाइटी में गलत मैसेज आता है। क्या गलत मैसेज आता है? कि हेयर ट्रांसप्लांट तो बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। तो प्लीज़ ये मैसेज तब जाता है जब ये चीज़ें गलत हो जाती है। ओके, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके आसपास ऐसा कोई पर्सन, नॉट ओनली हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, अगर आपको लगता है कोई ऐसा पर्सन जो कि क्वालिफाइड नहीं है लेकिन फिर भी आपकी हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट कर रहा है या कुछ ट्रीटमेंट्स कर रहा है, या फिर ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे पर्सन्स होते हैं जो दे आर नॉट द डॉक्टर, रियल डॉक्टर्स। ओके, तो उनको ज़्यादा फॉलो मत कीजिए। ऑथेंटिकेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं उनको फॉलो कीजिए। आसपास जो लगता है कि ये ही इज़ नॉट क्वालिफाइड, डॉक्टर से अपनी डिग्री पूछ सकते हैं, उनसे आप जाके डॉक्टर से डिग्री पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको डॉक्टर बताएगा इस चीज़ के लिए कि यस ये मेरे पास डिग्री है, नहीं है। ओके, तो सबसे पहले ये पार्ट है। सेकंड पार्ट है, कहीं भी गलत हो रहा है तो आप प्लीज़ उसके लिए मैसेज कीजिए, वॉइस उठाइए अपनी आप, है ना। आप सोशल मीडिया पर उसके बारे में लिखिए, छोटा सा वीडियो बना लीजिए कि दिस इज़ माई एक्सपीरियंस ऑन दैट। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थर्ड, आई फील इन जनरल कि आप अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए किसी भी चीज़ के डिसीजन के लिए। ओके, कोई भी चीज़ को आप, कोई सर्जिकल पार्ट होता है तो एकदम से आप डिसाइड मत कीजिए, ठीक है। गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, ओके, कि हाँ एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। कभी कभी चीज़ें सामने ऊपरी तौर पे बड़ी अच्छी दिखती है, ठीक है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद या फिर उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो पता चलता है यार ये तो चीज़ मैंने नोटिस नहीं किया था और ये अब मुझे परेशान होना पड़ रहा है, ठीक है। बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट काइंड ऑफ ए सर्जरी कि आपको इमरजेंसी सर्जरी है कि आपको करना ही करना है। ओके, तो आप इन बातों पर ध्यान दीजिए और उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड आपको लगता है कोई चीज़ जो कि आपके आसपास ऐसे कोई पर्सन जो कि वास्तव में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं है लेकिन वो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में रखिए या उनके कमेंट कीजिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। सोसाइटी को बताइए इस चीज़ के कि भाई हाँ यू आर नॉट ए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और यू आर नॉट ए क्वालिफाइड डॉक्टर, प्लीज़, है ना। आप मत कीजिए इस तरह से। हमें सोसाइटी को क्लीन करना है, साफ़ सुथरा रखना है, राइट। तो ये था रिस्क ऑफ द हेयर ट्रांसप्लांट। ओके, और ऑब्वियसली जो जिसकी डेथ हुई है ऑब्वियसली सबको दुख है, हमें भी दुख होता है इस चीज़ को लेके, बट उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ें आगे नहीं हो या फिर बहुत मिनिमल हो। ओके, और अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और भी कोई वीडियो पसंद वगैरह है तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। और बाकी मैं काफ़ी वीडियोज़ बनाते रहता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो। एंड यस, बी सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।